हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे कुशल सक्षम होंगे और जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन होगी उसे आप निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बता दें, जो हमारा इकोनॉमिक्स क्लासेस हैं उसमें जो है दोस्तों, मार्क्स की बात करें तो एक जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि दोस्तों, जो हमारी बेरोजगारी में है वो डायरेक्ट बता दें आपको, बेरोजगारी में अधिक से अधिक मात्रा में डिफिनीशन लिखना है और डिफिनीशन पे ही हमें मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बेरोजगारी के बारे में कोशिश करूँगा कि पूरी कंप्लीट बेरोजगारी के बारे में बता सकूं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बेरोजगारी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को बेरोजगारी के बारे में हम बताएं तो बेरोजगारी दोस्तों, जो बेरोजगारी है यहाँ से हम बता दें, जब कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो और मानव मानव मानक वर्ष दोस्तों होता है। मानक वर्ष एक वर्ष को माना जाता है। मानक वर्ष 15 से 65 की आयु हो दोस्तों। मानक वर्ष जो एक बेरोजगारी के तहत जो वयस्क जो एक काम कर सकता है दोस्तों, एक मानक वर्ष माना गया है 15 से 65 वर्ष इसके बीच। यानी कि दोस्तों, जो काम करने की क्षमता, जो भी अभी आप लोगों को हम आगे बताएंगे, जब आप लोगों को हम बताएंगे कि बेरोजगारी से रिलेटेड जब गरीबी के बारे में, तो उसके बारे में हम बताएंगे कब कितनी गरीबी होनी चाहिए। उसके साथ हम बनाएंगे ये मानक वर्ष क्या होता है, ये 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का मामला क्या है। तो ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं कि मानक वर्ष 15 से 65 की आयु हो और बाजार में प्रचलित कीमत पर कार्य करना चाहता हो, परंतु कार्य का अभाव हो जाता है और उसे कार्य न मिल पाने की स्थिति को ही बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जब कोई भी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, उसको मानक वर्ष यानी दोस्तों 15 से लेकर 65 वर्ष के बीच अगर उसकी आयु है, और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 15 वर्ष से और 65 वर्ष की आयु के बीच है और वो कोई भी जॉब करना चाहता है, कोई भी नौकरी जो भी हो दोस्तों, लेकिन इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, वो जो नौकरी या जो भी कार्य है वो उस मूल्य पर करना चाहता है जो उसका समुचित मूल्य है। यानी कि दोस्तों बता दें, यानी किसी, या मान लेते हैं किसी आम जो हार्ड वर्कर होते हैं उनकी एक दिन की सैलरी 250 रुपये है, लेकिन कोई व्यक्ति आता है और 250 रुपये पर उस कार्य को करने के लिए तैयार है, परंतु उसे वो कार्य नहीं मिल पाता है। तो इसे ही हम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। बेरोजगारी की बात करें दोस्तों, तो बेरोजगारी कई प्रकार की होती है जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बेरोजगारी के प्रकार बताएं दोस्तों, तो बेरोजगारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक दोस्तों ऐच्छिक बेरोजगारी और एक अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। और इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में बताएं दोस्तों, तो ऐच्छिक बेरोजगारी जो जानबूझकर बेरोजगारी हो, जो व्यक्ति जानबूझ के बेरोजगार होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति समझे दोस्तों, जिनको कोई भी वर्क मिलता हो, कोई भी कार्य मिलता हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते हो, आलसी हो या जो भी हो दोस्तों, आलसी नहीं कर सकते दोस्तों। यानी कि उसकी आमदनी उससे अधिक हो, उस कार्य से अधिक हो, तो उस काम को नहीं कर सकता है, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए रतन टाटा के जो एम्प्लॉय हैं, अगर उनको हम एक हार्ड वर्कर के रूप में काम करने के लिए कहें तो वो नहीं कर सकते हैं, या ये वो कुछ नहीं करते हैं, वो अपने काम को करते हैं, तो वो किसी प्रकार से बेरोजगार नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वो काम न करें तो भी वो उनको खाने को मिलेगा, न करें तो भी मिलेगा, लेकिन वो दोस्तों हार्ड वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास फिलहाल पहले से इतने पैसे हैं कि वो
अपने आर्थिक स्थिति को चला सकते हैं। ऐसे में जो बेरोजगारी होती है उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और दोस्तों, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो दोस्तों, जो वास्तविक बेरोजगारी, इसे ही दोस्तों हम वास्तविक बेरोजगारी कहते हैं। ये ऐच्छिक बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं होती है दोस्तों। इसका साफ साफ मतलब है जिसके पास धन ज़्यादा होता है उसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी में गिनते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, पैसा बहुत अधिक हो, बाजार की प्रचलित कीमत से ज़्यादा मांग करे। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए कहीं कोई भी हार्ड वर्कर की सैलरी 250 रुपये है और उतना उसको एक संचित मात्रा में देने की बात की जाती है, लेकिन वह वहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपये की मांग करता है, तो उसे वर्क कैसे मिलेगा। यहाँ पे ऐच्छिक बेरोजगारी की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, हम इसीलिए इसे साफ साफ कर सकते हैं, ये ऐच्छिक बेरोजगारी जो है वास्तविक बेरोजगारी नहीं होती है। जो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है यही हमारी वास्तविक बेरोजगारी होती है। तो वास्तविक बेरोजगारी जो होती है दोस्तों, मान लें कोई भी वर्कर हो, कोई भी काम करना चाहता हो, उसको वर्क ना प्रदान हो पाए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, हमारे भारत देश में बहुत सी फील्डें हैं, जैसे ऐच्छिक हो गया, शैक्षिक बेरोजगारी हो गई, मौसमी हो गई, या ग्रामीण बेरोजगारी हो गई, जिसके तहत हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाले हैं। बस आप लोगों से दोस्तों यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को छोड़कर न जाइएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बीए के कोई भी पार्ट हो, पार्ट 1 बीए, पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी जैसे भी हो, उसमें आप लोगों को अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इससे आगे ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में। नोट ऐच्छिक बेरोजगारी दोस्तों, देखिए इसमें ऐच्छिक बेरोजगारी होती है दोस्तों, वो भी दो प्रकार की हमारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी दो प्रकार की कैसे होती है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे वास्तविक, ये जो होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, वास्तविक बेरोजगारी नहीं होती है। इसके बारे में हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये जो बेरोजगारी होती है ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। तो इसमें दोस्तों बता दें, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, अब इन लोगों के दो प्रकार हम बताए थे दोस्तों, इन लोगों के बारे में बता ही चुके हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ऐच्छिक बेरोजगारी, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी है। ये जो अनैच्छिक बेरोजगारी, इसके प्रति भी दो प्रकार के होते हैं, जो इसके प्रति भी दो प्रकार के समूह आते हैं। पहला दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो तो पक्ष होते हैं, एक शहरी बेरोजगारी और एक ग्रामीण बेरोजगारी। यानी दोस्तों, एक जो गांव में, एक सक्षम गांव में बेरोजगारी होती है और एक शहरों में बेरोजगारी होती है, उसके माध्यम से इसे दो भागों में बांटा गया। और इसको बांटने के साथ साथ दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण और मौसमी। जो ग्रामीण के तहत है दोस्तों, उसमें प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी के दो भाग हैं। यानी दोस्तों, जो ग्रामीण की जो बेरोजगारी है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। और इसे रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको चेंज करना चाहेंगे, लेकिन अभी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि शहरी बेरोजगारी को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे औद्योगिक बेरोजगारी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शैक्षिक बेरोजगारी। वहाँ पे हम टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो लाइनर है वो वहीं पे स्थापित हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ी सी त्रुटियाँ हो रही हैं। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं इन लोगों के जो भी बेरोजगारियां हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहले ही आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों ये औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो पहले ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो शहरी बेरोजगारी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रच्छन्न, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। ये जो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है दोस्तों, ग्रामीण बेरोजगारी के तहत, उसे हम प्रच्छन्न, अदृश्य यानी दोस्तों जो दिखाई नहीं देती है, छिपी छिपी बेरोजगारी, यानी वही दोस्तों जो अदृश्य होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले, इससे आगे हम आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में भी पूरा
अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले प्रछन्न बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। तो प्रछन्न बेरोजगारी के बारे में बताएं दोस्तों आप सभी लोगों को। तो प्रछन्न बेरोजगारी जो होती है दोस्तों, हमारे यहाँ देख सकते हैं आप सभी, जब किसी कार्य में कोई नया व्यक्ति जुड़े, कार्य की उपलब्धता कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात उस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो छिपी अदृश्य या प्रछन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो दोस्तों इसको अब हम पूरी तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों को पढ़कर सुना दे रहे हैं। जब किसी कार्य में कोई नया व्यक्ति जुड़े और कार्य की उत्पादकता पर कोई प्रभाव न पड़े, या अर्थात उस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, छिपी अदृश्य प्रछन्न बेरोजगारी कहलाती है। यानी हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, तो ये जो प्रछन्न बेरोजगारी है इसके बारे में हम आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करें दोस्तों। तो मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए मिल है। जब मिल एक जानते हैं दोस्तों, जो राशन कूटने की मिल होती है, या धान कूटने की मिल, या जो भी उसका प्रक्षेपण किया जाता है, या मान लेते हैं कोई भी दोस्तों मशीन, कोई भी जो औद्योगिक मशीन है जो किसी चीज़ का निर्माण करती है, तो वहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दो लोगों की ज़रूरत है और दो लोग उस कार्य को पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेकिन मान लीजिए हम उस फैक्ट्री के मालिक हैं और हमारे रिलेशनशिप से कोई आता है, हमसे रिक्वेस्ट करता है। ठीक दोस्तों, और इन दो लोगों को हम मान लीजिए 300 रुपये, यहाँ पे हम दो लोगों को सैलरी देते हैं। लेकिन जब मेरे साथ तीसरा व्यक्ति आता है तो वो हमसे रिक्वेस्ट करता है, और हम इस तीसरे व्यक्ति, मान लेते हैं इस तीसरा जो व्यक्ति है इसे भी यहाँ पे हम सम्मिलित कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 लोगों को एडजस्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों हमें ये भी यहाँ देखना है कि जो हमें उन्हें पेमेंट करना है वो मात्र 300 रुपये में करना है। लेकिन अब जहाँ दोस्तों वही लोग, जो दो लोग थे तो 150-150 रुपये पाते थे, लेकिन अब जब 300 हुए तो 100-100 रुपये पाने लगे। लेकिन ये आप दोस्तों यहाँ पर देख ले, उत्पादन उतना ही होता है। साफ साफ हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया था कि जब किसी कार्य में कोई नया व्यक्ति जुड़े, यानी कि दोस्तों वो तीसरा व्यक्ति जुड़ा और कार्य की उत्पादकता में कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों जितना काम पहले होता था उतना काम अब भी होगा, क्योंकि मशीन है दोस्तों, जितनी काम करती थी उतना काम फिर भी करेगी। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि उसके आने से कोई प्रभाव उत्पादकता पे नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो उसकी सैलरी थी उन तीनों लोगों में विभाजित की जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होती है, एक गरीबी का मामला आता है जो वहाँ पे होता है दोस्तों, उनकी आय जो होती है घट जाती है, जिससे हमें दोस्तों कोई प्रभाव, कहीं कुछ दिखता तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है। इससे ही हम दोस्तों प्रछन्न, अदृश्य और छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इससे हम महत्वपूर्ण कुछ बातें बताएंगे, इसके नोट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई कार्य में आवश्यकता से एक व्यक्ति अधिक हो या अधिक शामिल किया जाए और उत्पादकता उसकी शून्य हो। यहाँ पे सीधी सी बात बता ही चुके हैं दोस्तों, जब कोई किसी कार्य में कोई नया व्यक्ति उपलब्ध हो या आए और उसकी वजह से उसकी उत्पादकता में कोई वृद्धि न हो, लेकिन उसमें लोगों की संख्या बढ़े, उसकी उत्पादकता शून्य रहे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रछन्न या दृश्य या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और वहीं पे देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता मान लेते हैं हम शून्य होती है, तो वहाँ पे भी यह स्थिति आती है, और यह इस स्थिति को प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या इसे स्थायी या वास्तविक बेरोजगारी के अंतर्गत इसे लिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इससे आगे मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की बात करें दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत लोग, आप लोगों में से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पे मौसमी जो बेरोजगारी है उसके तहत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः मौसम किसी फसल के होने पर रोजगार आता है, परंतु मौसम बदल जाने के समय बेरोजगारी बढ़ जाती है। यदि मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, यह भी स्थायी है।
यानी कि दोस्तों हम बात करें आप सभी से, तो कि मान लीजिए किसी गांव में आप लोग जानते ही हैं, हमारा जो भारत देश है इसमें समय समय पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की फसलें तैयार होती हैं। और हमारे देश में मौसम परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन करते हैं। दोस्तों जैसे ही मौसम बदलते हैं उस प्रकार से हम फसल का उत्पादन करते हैं। तो एक ऐसा समय आता है दोस्तों, जब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब एक ऐसा समय आता है दोस्तों, जब मान लीजिए बरसात का समय है और उस समय धान की खेती की जाती है, धान लगाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप लोगों को बता दें, जैसे ही धान लग जाता है दोस्तों, आप लोगों को बता दें जैसे ही धान लग गया उसके बाद 2 से 3 से 4 महीने का उसमें गैप हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब ये गैप होता है, इसके बीच जो इसे लगाने वाले मजदूर होते हैं उनकी क्या हो जाती है, जो उनका वर्क है वो समाप्त हो जाता है। और इस समाप्ति की वजह से उनके पास बेरोजगारी आती है। और फिर जैसे मौसम बदलता है, मानते हैं जैसे फिर इसमें शीत ऋतु आती है, उसके बाद शीत ऋतु के समय आप सभी लोग जानते हैं कि धान की कटाई, जो चावल की होती है, चावल की कटाई होती है। उस समय फिर जो रोजगार होता है वो वापस आ जाता है। तो आप लोगों को साफ साफ बता दें दोस्तों कि यही जो बीच में 2 3 4 साल का 3 4 महीने का गैप होता है, उसे ही हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी के साथ साथ आप लोगों को इसमें कुछ बताना चाहेंगे। निम्न में से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक, निम्न में से कौन सा प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है। तो दोस्तों ये मौसमी बेरोजगारी, यहाँ पे देखिए प्रछन्न बेरोजगारी, और यहाँ पे नोन यानी कोई नहीं, या शिक्षित बेरोजगारी जो होती है दोस्तों, एक शहरी बेरोजगारी नहीं, शिक्षित रोजगारी होती है, ये एक शहरी बेरोजगारी होती है दोस्तों। इसके बारे में हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो शिक्षित बेरोजगारी है, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं आती है। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसके आगे बताने की कोशिश करते हैं हम। अब यहाँ हम अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। तो अनैच्छिक बेरोजगारी बता दें दोस्तों आप लोगों को, जो है अनैच्छिक बेरोजगारी है वो शहरी बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत ही हम बता दिए थे दोस्तों, शहरी बेरोजगारी भी आती है। तो शहरी बेरोजगारी के माध्यम से हम बताएं दोस्तों, तो शहरी बेरोजगारी में 2 प्रकार की बेरोजगारियाँ होती हैं। इन बेरोजगारियों की बात करेंगे दोस्तों, तो पहली बेरोजगारी दोस्तों औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरी शिक्षित बेरोजगारी। इन दोनों के बारे में भी हम आप लोगों को डीपली बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। औद्योगिक बेरोजगारी की बात करें दोस्तों हम आप लोगों से, तो यहाँ पे देख सकते हैं औद्योगिक बेरोजगारी है जब रिक्त पदों के लिए अधिक आवेदन किए जाएं तो अधिक लोगों की संख्या औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को फिर हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे दोस्तों कि जब कोई मान लीजिए पुलिस, यहाँ देखिए मान लीजिए यूपीपी की वैकेंसी आई, 1 सेकेंड, यूपीपी यूपीपी की वैकेंसी जब आती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि 2000 फॉर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2000 फॉर्म होते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पे दोस्तों क्या किया जाता है, सॉरी दोस्तों ये तो गवर्नमेंटेड हो गया, इसके हम उदाहरण, ये भी सही है लेकिन कुछ हम और अन्य उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। तो अन्य उदाहरण के माध्यम से हम बताएंगे। मान लेते हैं दोस्तों टाटा टाटा कंपनी है जो, उसमें 2000 पोस्ट के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करने को कहा गया। यानी कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी इलेक्ट्रीशियन हुआ या कोई भी मैकेनिकल हुआ, उससे 2000 पोस्ट आई। लेकिन 2000 पोस्ट के लिए दोस्तों उसमें 20,000 फॉर्म जो 20,000 फॉर्म हैं वो अप्लाई किए गए। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि वहाँ पे 2000 केवल सीटें हैं। तो उसमें जो 18,000 लोग हैं दोस्तों, वो क्या हैं, वो बेरोजगार हैं। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों औद्योगिक बेरोजगारी। यानी ये जो 18,000 लोग हैं वो किसी भी उद्योग में जाने के लिए तैयार तो हैं,
लेकिन दोस्तों वहाँ पे उन्हें बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। तो चलिए फिर हम आप लोगों को बताते हैं शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? जिस प्रकार किसी डिग्री शिक्षा प्रदान की है उस क्षेत्र में बेरोजगार न होना, सरकार द्वारा वैकेंसी न आना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें शिक्षित बेरोजगारी की, तो कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं दोस्तों हम इंटर पास हैं, ठीक दोस्तों, और इंटर पास पे कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी। परंतु दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फिर हम बताना चाहेंगे, परंतु मान लेते हैं दोस्तों कोई भी फॉर्म, मान लीजिए कोई डीएलएड किया है लेकिन डीएलएड के तहत कोई भी फॉर्म, कोई भी वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो वहाँ पे अशिक्षित बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कही जाएगी। क्योंकि दोस्तों वो बंदा तो दोस्तों जो बंदा है वो किसी के लिए, किसी भी पद के लिए वो तैयार तो है दोस्तों, लेकिन उस विभाग में उसके जिस प्रकार की वो डिग्री लिया है उस क्षेत्र में बेरोजगार नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि उसे बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे रोजगार नहीं प्रोवाइड हो पाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी की बात करें दोस्तों हम, तो मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, लेकिन दोस्तों देखिए उस क्षेत्र में वैकेंसी आती है दोस्तों, एक ही वैकेंसी है, ठीक है, परंतु लेकिन वह उस फॉर्म को अप्लाई करता है, परंतु उस फॉर्म उस जो होता है, मान लीजिए वो जो वैकेंसी है उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसे हम बेरोजगारी के अंतर्गत अनएम्प्लॉयड के अंतर्गत नहीं लेते, क्योंकि दोस्तों उसे हम रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति मानते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र में दोस्तों रोजगार तो आया था लेकिन वह उसे प्राप्त न कर सका, इसे हम शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें भ्रम पैदा करते हैं। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। तो संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा। पुरानी संरचना या रूढ़िवादी संरचना व्यवस्थाओं की वजह से अर्थव्यवस्था में होते हुए रोजगार न मिल पाना संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों हम आप लोगों को जैसा कि बता ही चुके थे कि मान ली कोई वैकेंसी आ रही है 10,000 और उसमें जॉब नहीं कोई व्यक्ति पा रहा है, उस योग्य तो है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है उसे, वहाँ पे वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा दोस्तों, वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि रोजगार रहते हुए उसने रोजगार ना पा पाया दोस्तों। और यहीं पर सबसे खास बात हम करें आप लोगों के बीच, तो भारत देश है भारत देश में कैसी बेरोजगारी है, तो भारत देश में दोस्तों हमारे यही जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी भारत सरकार कहती है कि हमारे देश में जॉब तो है लेकिन उसके योग्य बच्चे नहीं मिल पाते हैं, जिससे भारत की जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी, तो इस वीडियो पर आप लोगों से बता दें कि इस वीडियो पर अगर अच्छे व्यू आते हैं तो हम इससे आगे अगली वीडियो पर आप लोगों को जो विदेश की बेरोजगारी होती है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते आप सभी लोग को कहना चाहते हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं भी वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं, क्योंकि दोस्तों हम भी आपके साथ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता ही हैं, और जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में आएंगे सभी लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आते हैं एक नया टॉपिक्स, विदेशी बेरोजगारी।